स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 अगस्त 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में नदियां उफान पर है, लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस रहा है। जब बिहार की नदियां इन दिनों उफनाई हुई है, पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से बिहार की छोटी बड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ा है। जब गंगा, कोसी, महानंदा नदी समेत अन्य प्रमुख नदियां खतरे के निशान के ऊपर और फिर आसपास बह रही है। बक्सर से लेकर के भागलपुर तक गंगा लाल निशान के ऊपर बह रही है। वहीं पर किशनगंज में महानंदा नदी में भी बाढ़ आ गई है। जब वहीं पर सुपौल में कोसी बराज के 18 फाटक खोल दिए गए हैं। दोस्तों बिहार में अब राम और सीता ने आवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया है। बिहार में इन दिनों अजीबोगरीब स्थिति देखी जा रही है। यहाँ अलग अलग नामों से निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन आ रहे हैं। बिहार में फिर से एक बार राम और सीता का निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन आए। जब बिहार में आवास प्रमाण पत्र बनाने को लेकर के एक अनोखा मामला सामने आया है। बिहार के खगड़िया जिले में आरटीपीएस के जरिए ये अजीबोगरीब नाम दर्ज कराने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर भगवान राम और सीता के नाम से भी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आ रहे हैं। इससे पहले डॉग बाबू, डोगेश और फिर ट्रैक्टर जैसे नामों से आवेदन आ चुके हैं। यहाँ तक कि कौवा के नाम से भी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने कहा है कि ऐसे मामलों की जाँच जारी रहेगी और फिर जो भी फर्जीवाड़े करने वाले मिलेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों राजगीर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य जल्द ही अब पूरा होने वाला है। दरअसल बात यह है कि बिहार में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है, वह है बिहार का अपना क्रिकेट स्टेडियम। जब बिहार में जल्द ही क्रिकेट स्टेडियम बनकर के तैयार हो जाएगा और बिहार को भी एक क्रिकेट स्टेडियम मिल जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की, यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय जैसे क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। सचिव के द्वारा राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के कार्यों की प्रगति और फिर अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। इस क्रम में उन्होंने क्रिकेट पिच, आउटफील्ड, पवेलियन और ऑडियो विजुअल प्रणाली, साइट स्क्रीन, स्कोर बोर्ड, शौचालय निर्माण समेत अन्य सभी पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। एजेंसी के द्वारा अवगत कराया गया है कि क्रिकेट स्टेडियम में पवेलियन का फिनिशिंग कार्य प्रगति पर है। दोस्तों क्या तेज प्रताप यादव के बाद तेजस्वी यादव भी पार्टी से बाहर निकाले जाएंगे? दरअसल जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव को चैलेंज कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बीते दिनों चुनाव आयोग ने नोटिस भेज करके पूछा है कि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड कहां से आए हैं, उसकी जानकारी दें और जांच में सहयोग करें। दरअसल अपना नाम वोटर लिस्ट से कटने का आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया था। उसी समय उनके 2 वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। नोटिस को लेकर के जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि संविधान में लिखा है कि अनैतिक आचरण के लिए दोषी पाया जाना अनुशासनहीनता है, तो फिर क्या लालू यादव तेजस्वी यादव के जरिए 2 पहचान पत्र रखने जैसे अनैतिक कार्य पर कार्रवाई करेंगे? दोस्तों देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाने वाला राज्य बिहार अब आसमान की ऊंचाई छूने को तैयार है। फिलहाल बिहार के 3 शहरों पटना, गया और दरभंगा में 3 एयरपोर्ट हैं। अब जल्द ही पूर्णिया को भी एयरपोर्ट मिलने वाला है। इसके बाद बिहार में कुल 4 एयरपोर्ट हो जाएंगे। अगस्त महीने में राज्य हवाई कनेक्टिविटी की उड़ान भरने वाला है। पूर्णिया को इस माह एक और एयरपोर्ट मिलने की संभावना है। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार का कहना है कि बिहार में तेजी से हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ी है। जब बीते 20 सालों में बिहार में हवाई यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इसका नतीजा है कि केंद्र सरकार और फिर भारतीय विमानोत्पन्न प्राधिकार काफी उत्साहित है। केंद्र की उड़ान योजना के तहत बिहार के अन्य जिलों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने की तैयारी पर काम शुरू कर दिया गया है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जहां पर 2005 में पूरे बिहार में महज 2,47,000 लोग हवाई यात्रा करते थे, वहीं पर आज ये संख्या 57 लाख के पार पहुंच चुकी है। हवाई यात्रियों का ये आंकड़ा बिहार के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। हवाई यात्रियों की संख्या में 28.5 गुना का इजाफा हुआ है। जब बिहार सरकार की ओर से अगले 2 सालों में यहाँ के हवाई यात्रियों की संख्या को 2 करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर बिहार सरकार और फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से MOU भी साइन किया गया है। बिहार में अगले 2 सालों के भीतर 6 और एयरपोर्ट के विकास के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। इनमें मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा शामिल है। पहले फेज के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए को मंजूरी भी दे दी जा चुकी है, ताकि बिहार के लोगों को सस्ती हवाई यात्रा सुविधा मिल सके।
दोस्तों, डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी यादव ने जमकर के तंज कसा है। दरअसल बात यह है कि डोमिसाइल नीति को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। ये TRE 4 से ही लागू किया जाएगा। जहां उनके इस ऐलान के बाद RJD नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री बताएं कि सरकार को विपक्ष की घोषणाओं की कॉपी और नकल पर कैसा लग रहा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि अपार प्रसन्नता का विषय है कि वैचारिक रूप से दिवालिया एनडीए सरकार बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की हमारी मांग को एकदम सिरे से खारिज करती थी। जब सदन में किसी भी सूरत में डोमिसाइल नीति लागू नहीं करने का दम्भ भरती थी, अब वही लोग हमारी अन्य योजनाओं की तरह इस योजना की भी नकल कर रही है। वहीं पर इस पोस्ट में तेजस्वी यादव ने कहा है कि स्पष्ट है कि 20 साल की इस नकलची एनडीए सरकार की अपनी कोई भी नीति, दृष्टि और विजन नहीं है। जिस सरकार को 20 सालों में ये नहीं सूझा कि क्या करना है क्या नहीं करना, उसे हमारे इशारों, मांगों और फिर घोषणाओं पर नाचते देख कर के बिहार वासियों को अच्छा लग रहा है। जहाँ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बिजली की फ्री यूनिट, सरकारी नौकरी, रसोइयाँ, रात्रि प्रहरियों और फिर शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशकों, आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि, युवा आयोग का गठन अथवा 1 करोड़ रोजगार का विषय हो। 20 सालों की इस थकी हारी कालग्रस्त सरकार ने हमारी हर घोषणा, योजना, दृष्टि एवं मांग की नकल करके चुनावी वर्ष में आनंद फानन में ये घोषणा की है। विपक्ष से इनका ये डर अच्छा है। वहीं पर डोमिसाइल नीति का ऐलान करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यह शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। यह शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने के लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, कटिहार की कदवा सीट फिर से सियासी केंद्र की बिंदु बन गई है। दरअसल बात यह है कि जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बजने को है, वैसे वैसे बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इन्हीं में से एक है कटिहार जिले के कदवा विधानसभा सीट, जो हर बार चुनावी दौर में चर्चा के केंद्र में रही है। कदवा न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और फिर भौगोलिक प्रभाव के चलते भी एक विशेष पहचान रखती है। जहाँ कदवा विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि ये हर बार बदलते राजनीतिक समीकरणों के साथ नई कहानी गढ़ता है। जहाँ यहाँ पर मतदाता जाति, धर्म और फिर क्षेत्रीय प्रभाव से पड़े जाकर के कई बार ऐसे फैसले लेते हैं जो राजनीतिक दलों के लिए चौंकाने वाले होते हैं। यही वजह है कि इस सीट को चुनावी रणनीतिकार समीकरणों की प्रयोगशाला भी कहते हैं। जहाँ कदवा क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से विविध और फिर सामाजिक रूप से जागरूक है। यहाँ पर मुस्लिम, यादव, कुशवाहा, स्वर्ण, दलित और फिर आदिवासी समुदाय बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इन वर्गों का मत झुकाव हर बार राजनीतिक बड़ी दृश्य को नई दिशा देता है। जहाँ कदवा में कृषि, शिक्षा और फिर बुनियादी सुविधाओं की स्थिति, खास करके सड़क और फिर स्वास्थ्य सेवाएं आज भी मुख्य चुनावी मुद्दे बने हुए हैं। वहीं पर यह क्षेत्र भारत बांग्लादेश सीमा के निकट होने के कारण सीमा सुरक्षा, बाढ़ और फिर अवैध आवागमन जैसे मुद्दों से भी प्रभावित होता है। यही वजह है कि स्थानीय जनता को केवल जातीय या फिर धार्मिक मुद्दों से पड़े जमीनी विकास और फिर सुरक्षा से जुड़े वादों में अधिक रुचि रहती है। कदवा विधानसभा सीट पर अब तक राजद, जदयू, भाजपा और फिर कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होती रही है। जब कभी कोई पार्टी आगे निकलता है तो फिर कभी महागठबंधन का समीकरण बदल देता है समीकरणों की दिशा। वहीं पर 2025 के चुनाव में भी इन दलों के अलावा AIMIM, लोजपा और फिर जनसुराज जैसे नए विकल्पों ने भी इस सीट पर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशनी शुरू कर दी है। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को 2 मतदाता पहचान पत्र मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव के बचाव में आगे आए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग क्या होता है। चुनाव आयुक्त भाजपा का प्रवक्ता होता है। भाजपा जो आदेश देती है चुनाव आयोग करता है। भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग नोटिस भेजता है। जब पप्पू यादव ने सवाल उठाया है कि चुनाव आयोग को पहले ये बताएं कि कितने लोगों के नाम काटे गए हैं। इस दौरान पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 8 अगस्त को सीतामढ़ी दौरे पर भी तंज कसा। पप्पू यादव ने कहा कि जब चुनाव होते हैं तो फिर इन लोगों को धर्म याद आता है।
दोस्तों बिहार में अंधविश्वास में 2 जिंदगियां चली गई हैं। झाड़ फूंक के चक्कर में नानी और नातिन की जान चली गई है। दरअसल बात है कि पूर्णिया के केनगर थाना क्षेत्र के डहरिया जमेटा टोला में अंधविश्वास के कारण एक दर्दनाक हादसा हो गया। रविवार देर रात विषैले सांप के डसने से 40 वर्षीय पूनम मुर्मू और उनकी 5 साल की नातिन आरोही किस्कू की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार रात करीब 2 बजे जब दोनों सो रही थी तब उन्हें सांप ने डस लिया। पीड़ितों के चीखने पर घर वाले जागे, लेकिन अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक का सहारा लिया गया। पूरी रात झाड़ फूंक में ही निकल गए और फिर सुबह होते होते ही दोनों की हालात बिगड़ गई। परिजन जब उन्हें लेकर के सदर अस्पताल पूर्णिया की ओर रवाना हुए तब रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। बाद में शवों को घर लाया गया और इसकी सूचना केनगर थाना को दी गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष नवदीप गुप्ता अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच पूर्णिया भेज दिया गया। वहीं पर एक ही परिवार की 2 बेटियों की एक साथ मौत से गांव में मातम छा गया है। दोस्तों अवैध खनन के खिलाफ बिहार में बड़ा एक्शन लिया गया है। 1 महीने में 4,500 लोकेशन पर रेड मारी गई है। वहीं पर छापेमारी में 486 वाहन जब्त किए गए हैं। जब बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा राज्य भर में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। जुलाई माह की अवधि में पूरे राज्य में यानी कि पूरे बिहार में विभाग द्वारा कुल 4,527 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसके दौरान इसमें संलिप्त 486 वाहनों को जब्त किया गया। वहीं पर कुल 1158 लाख का राजस्व हासिल किया गया। दोस्तों नीतीश सरकार की डोमिसाइल नीति पर प्रशांत किशोर ने जम करके हमला बोला है। दरअसल बात है कि प्रशांत किशोर कल कैमूर के चैनपुर में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे थे। किसान इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के हमला बोला। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर ID कार्ड मिलने पर भी तंज किया गया। जब प्रशांत किशोर ने डोमिसाइल लागू होने पर कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है, जनता की जीत है। 20 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया है। डोमिसाइल के लिए लड़कियां संघर्ष कर रहे थे। अब नीतीश सरकार ने देख लिया है कि जनता ने उन्हें हटाने का मन बना लिया है, इसलिए पेंशन बढ़ा रहे हैं, वहीं पर डोमिसाइल लागू कर रहे हैं। अब बिहार में डोमिसाइल लागू करने से या बुजुर्गों का पेंशन 500 रुपये बढ़ाने से जनता भ्रम में आने वाली नहीं है। जनता ने तय कर लिया है और फिर इस बार लालू नीतीश का हटना निश्चित है। साथ ही साथ कहा है कि तेजस्वी यादव कह रहे थे कि उनके पास एक भी वोटर ID कार्ड नहीं है, जब उनका नाम कट गया है। अब चुनाव आयोग बता रहा है कि उनके पास 2 वोटर ID कार्ड है, लेकिन ये मामला तेजस्वी और चुनाव आयोग के बीच का है। वे लोग अपना समझेंगे, जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं पर कैमूर में प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव को लेकर के बात कही है। वहीं पर नीतीश और मोदी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस बार नेताओं का चेहरा देखकर के वोट मत दीजिए, इस बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर के वोट करिए। इस बार अपने बच्चों की शिक्षा और फिर रोजगार के लिए वोट करें। उन्होंने कहा कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और फिर छठ होगी। छठ के बाद चैनपुर के या फिर मोहनिया के या कैमूर के युवाओं को 10 से 12 हज़ार रुपए की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ करके नहीं जाना पड़ेगा। बिहार भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुला करके उन्हें यहीं 10 से 12 हज़ार रुपये का रोजगार दे दिया जाएगा। साथ ही साथ जनता से बड़ा वादा करते हुए उन्होंने कहा है कि दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और फिर महिला 2,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि जब तक सरकारी विद्यालय में सुधार नहीं हो जाएगा तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी, ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। दोस्तों बिहार सरकार ने औद्योगिक विकास की बड़ी योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में बिहार के 11 जिलों में 24,675 एकड़ जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिससे लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जहां मिल रही जानकारी के अनुसार फिलहाल गया, मुंगेर, वैशाली, सीतामढ़ी और मधुबनी में कुल 3,402 एकड़ जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है, जबकि बाकी जिलों में 21,273 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। बिहार और फिर नेपाल की सीमा सटी हुई है, जबकि भूटान जाने का सीधा रास्ता है। जो उद्योग विभाग की तरफ से नेपाल और भूटान के छोटे मार्केट पर कब्जा करने की तैयारी की जा रही है। जानकारी मिली है कि खाद्य प्रसंस्करण, बैग, सौंदर्य सामग्री, सूती कपड़े और फिर मजबूत जूते चप्पलों के निर्यात की योजना है। इसके साथ झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोलकाता और फिर असम के बाजारों को भी लक्ष्य में शामिल किया गया है।
दोस्तों लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने आरजेडी को जमकर के घेरा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी की पार्टी उसी पुरानी एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। उनकी विचारधारा अलग है जो कि सांप्रदायिकता और फिर जातिवाद को बढ़ावा देती है। मेरी एमवाई व्यवस्था का मतलब है महिलाएं, युवा। जब मैंने लोकसभा का चुनाव मात्र 5 सीटों पर लड़ा, लेकिन उसमें अपनी समीकरण को बरकरार रखा। मेरे 4 युवा सांसद और फिर 2 महिला सांसद है। वहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चिराग पासवान ने कहा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि नीतीश कुमार अगले 5 साल तक सत्ता में बने रहने के लिए पूरी तरीके से फिट और स्वस्थ है। जब बिहार अभी जिस स्थिति से गुजर रहा है उसे अनुभवी नेतृत्व की जरूरत है। वे वही हैं जिन्होंने राज्य को जंगल राज से बाहर निकाला है जहां ये अभी है। वहीं पर चिराग पासवान ने कहा है कि मेरा विचार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारों के साथ बिहार का विकास करना है। मैंने इस पर व्यापक रूप से काम किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार की कोई भी बड़ी समस्या है, मेरे पास सभी समस्याओं का समाधान है। जहाँ कैसे बिहार में उद्योग लगा सकते हैं, कैसे शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकती है, किसानों की मदद कैसे, बाढ़ और फिर सूखे से बिहार को निजात दिला सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या चुनाव आयोग अलाउद्दीन का चिराग है, जो चाहेगा वही होगा। जहां उनके अनुसार देश में भ्रम की राजनीति फैलाई जा रही है और फिर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश में असमंजस की स्थिति पैदा करते रहते हैं। दोस्तों अब विदेश में रहने वाले लोग भी मतदान कर सकते हैं। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब वे लोग भी मतदान कर सकते हैं जो विदेश में रहते हैं। जब भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार यदि आप भारत के नागरिक हैं, केवल काम, पढ़ाई या फिर अन्य कारणों से देश से बाहर हैं और फिर आपने किसी का अन्य देश की नागरिकता नहीं ली है, तो आप अपने पासपोर्ट में दर्ज भारतीय एड्रेस के आधार पर बिहार की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। या इसके लिए आपको फॉर्म 6A भरना होगा। ये फॉर्म केवल उन्हीं भारतीयों के लिए है जो विदेश में रह रहे हैं लेकिन भारतीय नागरिक बने हुए हैं। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 साल होना ज़रूरी है। अगर कोई 10 अगस्त 2025 को फॉर्म भरना चाहता है तो फिर इस तारीख तक उसकी उम्र 18 साल पूरी होनी चाहिए। जब वहीं पर फॉर्म भरते समय सभी जानकारी पासपोर्ट के विवरण के अनुसार ही भरना होगी। यदि आप डाक से आवेदन भेज रहे हैं तो फिर पासपोर्ट की इन फोटोकॉपी को उस देश में स्थित भारतीय दूतावास से अटेस्ट कराना अनिवार्य है। बिना अटेस्ट डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि आप खुद भारत आकर के फॉर्म जमा कर रहे हैं तो फिर अपने असली पासपोर्ट को दिखाना होगा। वहीं पर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी आपके पासपोर्ट की जांच के बाद उसे वापस कर देंगे। जब आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाएगा तब आप चुनाव के दिन बिहार में अपने मतदान केंद्र पर जाकर के वोट डाल सकेंगे। दोस्तों बिहार के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने की सारी कोशिशें फेल साबित हो रही है। जहाँ समय पर बच्चे स्कूल पहुंचे और समय के साथ घर जाएं, ऐसी व्यवस्था बनाने की सारी कोशिश धड़ी की धड़ी रह जा रही है। जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ ने के निरीक्षण में इस बात का खुलासा हुआ है कि बच्चे समय के बाद स्कूल पहुंचते हैं और फिर समय से पहले ही घर चले जाते हैं। यह सिद्धार्थ ने आज सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और फिर कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। जहाँ इसके साथ ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के सभी विद्यालयों के प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षक को विद्यालय परिसर में शैक्षणिक गतिविधियों की अनिवार्यता एवं अनुशासन बनाए रखने को कहा है। जब शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने कहा है कि विद्यालय के बच्चे प्रधान अध्यापक और फिर शिक्षकों के नियंत्रण में नहीं है। यही वजह है कि बच्चे 9:30 बजे से 10:30 बजे तक विद्यालय जा रहे हैं, रास्ते में अन्य गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। ये भी देखा गया है कि बच्चे 2:30 बजे ही विद्यालय छोड़ करके अपने घर चले जाते हैं। जब पिछले 2 दिनों के क्षेत्र भ्रमण में ये पोल खुली है, ऐसे में विद्यालय परिसर में शैक्षणिक गतिविधियों की अनिवार्यता एवं अनुशासन बनाए रखने की जरूरत है। यह सिद्धार्थ ने इस संबंध में 17 बिंदुओं पर भी दिशा निर्देश दिए हैं। दोस्तों मौसम विज्ञान केंद्र ने भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, लखीसराय और जमुई में अगले 2 से 3 घंटों में भारी बारिश में गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और फिर लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। जब बिहार में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय है और फिलहाल मुजफ्फरपुर और फिर पूर्णिया की ऊपर से गुजर रही मानसून की द्रोणिका के कारण भारी बारिश तबाही मचा रही है। गंगा, कोसी, बागमती जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर है, जैसे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं पर कल पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली समेत कई जिलों में रेड अलर्ट के बीच मूसलाधार बारिश ने जनजीवन ठप कर दिया है। जहां पटना और पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन 2 से 3 फीट पानी में डूब गए हैं। जमुई में एक पुल धंसने से दर्जनों गाँव का संपर्क टूट गया है और लखीसराय में सड़क बह गई है। वहीं पर कल पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और दरभंगा जैसे जिलों में अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर बिहार में भारी बारिश
की चेतावनी दी है। सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और फिर कटिहार में 65 से 115 मिलीमीटर बारिश हो सकती है, जिससे नदियों के जलस्तर में और भी ज़्यादा वृद्धि होगी। दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का सोमवार 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के श्री गंगाराम अस्पताल में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जब वे लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित थे और फिर पिछले 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन से झारखंड ही नहीं, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति के आदिवासी चेहरे के रूप में दशकों तक प्रभावी रहे। शिबू सोरेन न सिर्फ अपने राजनीतिक रसूख बल्कि धन दौलत की वजह से भी चर्चा में रहते थे। उनके निधन के बाद उनकी संपत्ति और नेटवर्थ को लेकर के लोगों में जिज्ञासा बनी हुई है। शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। उन्होंने 1970 के दशक में राजनीति में कदम रखा और फिर 1980 में पहली बार लोकसभा सांसद बने। इसके बाद वे 1989, 1991, 1996, 2002, 2004, 2009 और 2014 में भी लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने 1985 में दुमका की जामा विधानसभा सीट से विधायक के रूप में भी जीत दर्ज की थी। राज्यसभा के लिए वे 2 बार पहले चुने जा चुके हैं और फिर तीसरी बार भी उनकी उम्मीदवारी की चर्चा थी। वहीं पर मुख्यमंत्री के रूप में शिबू सोरेन ने 3 बार झारखंड की कमान संभाली। वह पहली बार साल 2005 में केवल 10 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने। 2008 में उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 2009 में तमार विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। फिर से 2009 में ही वे 4 महीने तक मुख्यमंत्री रहे। केंद्र सरकार में वे कोयला मंत्री भी रह चुके हैं। शिबू सोरेन का पूरा परिवार सक्रिय राजनीति में है। जब उनकी पत्नी रूपी सोरेन झामुमो की केंद्रीय समिति में पदाधिकारी है और लोकसभा चुनाव भी लड़ चुकी है। जब पुत्र हेमंत सोरेन झामुमो की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। बड़े पुत्र दुर्गा सोरेन भी विधायक रह चुके थे। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सीता सोरेन जामा सीट से चुनाव जीतती आ रही है। जब छोटे पुत्र बसंत सोरेन झारखंड युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। पर चुनावी हल्फनामों और फिर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिबू सोरेन ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी कुल संपत्ति लगभग 7 करोड़ 25 लाख रुपए घोषित की थी, जब उनके पास 1 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अलग अलग बैंकों में जमा थी और उन्होंने 11 लाख रुपए का निवेश शेयर बाजार और फिर बीमा पॉलिसी में कर रखा था। उनके पास एक लग्जरी कार थी जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई गई थी। जब उनकी देनदारी की बात करें तो फिर उन पर करीब 2 करोड़ रुपए का कर्ज था। कुछ रिपोर्ट्स में उनकी कुल संपत्ति का अनुमान 10 करोड़ रुपए तक लगाया गया है। शिबू सोरेन के पास दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में फ्लैट और फिर बोकारो, दुमका, रांची और फिर गाजियाबाद में कृषि और फिर व्यावसायिक संपत्तियां थी। वहीं पर उनकी पत्नी रूपी सोरेन के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। चल संपत्ति 71 लाख रुपए, अचल संपत्ति 2 करोड़ लगभग 80 लाख रुपए। वहीं पर वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुल संपत्ति 8 करोड़ 51 लाख रुपए है और फिर उनकी पत्नी के नाम संयुक्त रूप से 51 लाख रुपए बैंक खाते में जमा है। शिबू सोरेन ने पारदर्शी तरीके से संपत्ति का विवरण दिया और फिर वैध स्रोतों से अर्जित किया धन की ही घोषित किया है। दोस्तों, शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इस दौरान फूट फूट करके झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रो पड़े। आपको बता दूं कि शिबू सोरेन की कल देहांत हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन करने के लिए दिल्ली सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करके परिवार को ढांढस बधाया। इस दौरान पिता के निधन से दुखी सीएम हेमंत सोरेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिम्मत देते नजर आए। जी हाँ, वहीं पर पिता के निधन के बाद सीएम हेमंत सोरेन की पहली तस्वीर सामने आई है जिसमें वे फूट फूट करके रोते नजर आ रहे हैं। जब वहीं पर प्रधानमंत्री गले लगा करके सीएम को सांत्वना दे रहे हैं। बहू कल्पना सोरेन की आंखों से भी आंसू छलक रहे हैं। इस दुख की घड़ी में पीएम मोदी की आंखें भी नम दिखी। आपको बता दूं कि लगभग 1 महीने से शिबू सोरेन अस्पताल में इलाजरत थे। जब कल सुबह दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में दशम गुरु शिबू सोरेन ने अंतिम सांस ली। लंबे समय से किडनी की बीमारी और फिर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे शिबू सोरेन को 19 जून 2025 को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी दौरान उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ और फिर उनकी हालात बिगड़ गई। हालांकि इलाज के दौरान उनकी स्थिति में सुधार हुआ था। काफ़ी दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद उन्होंने कल अंतिम सांस ली।
दोस्तों बिहार के 29 विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है, तो वहीं पर 14,213 विद्यालयों स्कूलों में काम से ज़्यादा टीचर हैं। दरअसल बात है कि बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों का हस्तांतरण किया गया है। इस वजह से कई ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जो शिक्षक विहीन हो गए हैं, जहाँ वहाँ से सभी शिक्षकों ने अपना हस्तांतरण कर लिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की समीक्षा में पाया गया है कि 29 विद्यालय में एक भी शिक्षक कार्यरत नहीं है। 354 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर मात्र एक शिक्षक है। जहाँ शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों से कहा है कि इन स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करें। तो वहीं पर शिक्षकों के हस्तांतरण से कई विद्यालय खाली हो गए हैं, जहाँ बिना शिक्षक के स्कूल हो गए हैं। जहाँ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने समीक्षा में पाया है कि विशेष परिस्थिति के कारण हुए हस्तांतरण पदस्थापन की कार्यवाही से कुछ विद्यालय शिक्षक विहीन हो गए हैं या 1-2 शिक्षक रह गए हैं, जबकि कुछ विद्यालयों में छात्र शिक्षा के अनुपात 40 से अधिक है। जब वहीं पर अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 3 शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही मध्य विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार शिक्षकों को रखना है। अपने स्तर से इसकी समीक्षा करें और तत्काल अस्थायी प्रतिनियुक्ति के माध्यम से शिक्षक विहीन विद्यालय या फिर जहां शिक्षक कम है उसमें शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। दोस्तों बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, खासकर के उन युवाओं के लिए जो शिक्षा क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित डोमिसाइल नीति ने बिहार के नौजवानों को न केवल राहत दी है बल्कि उनके भविष्य के लिए एक अस्थायी आधार भी तैयार कर लिया है। ये नीति अब शिक्षक बहाली प्रक्रिया में लागू की जाएगी, जिसकी शुरुआत साल 2025 में आयोजित होने वाली TRE-4 परीक्षा से होगी। डोमिसाइल नीति का सीधा या सा मतलब है स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देना। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना कि किसी भी राज्य में वहां के अस्थायी निवासी युवाओं को नौकरी के अवसरों में वरीयता मिले। बिहार सरकार ने यह निर्णय शिक्षक नियुक्ति में लागू करने का ऐलान किया है, यानी कि अब बिहार के अस्थायी निवासी युवाओं को शिक्षक बनने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि दूसरे राज्य के उम्मीदवारों को कम मौका मिलेगा। वहीं पर बिहार के युवाओं के बीच लंबे समय से ये मांग उठती रही है कि जब वे खुद शिक्षक होकर के शिक्षक बनने को तैयार हैं तो फिर बाहर से आने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता क्यों मिलती है। इस नीति से ये असंतुलन समाप्त होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि शिक्षक नियुक्तियों में स्थानीय समझ, भाषा और फिर सांस्कृतिक अनुकूलता बनी रहेगी। शिक्षक यदि उसी क्षेत्र से होगा तो फिर छात्र शिक्षक संवाद और प्रभावी होगा। दोस्तों बिहार में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। जी हाँ, क्योंकि चुनाव आयोग ने उसे नोटिस भेज दिया है। दरअसल बात यह है कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग ने जहां पर एक और तेजस्वी यादव को नोटिस भेज करके स्पष्टीकरण मांगा है, तो फिर वहीं पर दूसरी ओर तेजस्वी यादव के खिलाफ दीघा थाना में शिकायत दर्ज की गई है। जहाँ दरअसल तेजस्वी के खिलाफ ये एक्शन उनके द्वारा मतदाता सूची से अपना और फिर अपने परिवार का नाम हटाए जाने के दावे के बाद किया गया है। तेजस्वी द्वारा प्रस्तुत जानकारी को भ्रामक और फिर संदेहास्पद बताया है। चुनाव आयोग के अनुसार तेजस्वी का नाम दीघा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 204 बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पुस्तकालय भवन में क्रम संख्या 416 पर दर्ज है। उनके नाम से जुड़ा एपिक नंबर आयोग के रिकॉर्ड में विधिवत मान्य है। वहीं पर तेजस्वी यादव को जो नोटिस दिया गया है, इसमें कहा गया है कि तेजस्वी द्वारा प्रस्तुत दूसरा EPI नंबर आयोग के रिकॉर्ड में प्रमाणित नहीं है। ऐसे में उस कार्ड की जांच के लिए उसकी प्रति प्रस्तुत की जाए। दूसरी ओर तेजस्वी के खिलाफ दीघा थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। वकील राजीव रंजन ने तेजस्वी के खिलाफ 2 मतदाता पहचान पत्र रखने के आरोप में कार्रवाई की मांग की है। जहाँ तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत मिलने की पुष्टि दीघा थानेदार संतोष कुमार सिंह ने की है। फिलहाल इस मामले में जाँच की जा रही है। वकील ने दावा किया है कि 2 मतदाता पहचान पत्र रखना जुर्म है। दोस्तों बिहार के 11 जिले इंडस्ट्रियल पार्क के तौर पर डेवलप होंगे। इन 11 जिलों के करीब 25 एकड़ की जमीन पर इंडस्ट्रियां लगाई जाएगी। 24,675 एकड़ जमीन में करीब 20,000 करोड़ रैयती जमीन और फिर 4,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन शामिल है। इससे करीब 3 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। बिहार में उद्योग विभाग की ओर से बड़ी तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सीतामढ़ी, मुंगेर, गया, मधुबनी और फिर वैशाली में 3,402 एकड़ में निर्माण कार्य हो चुका है। बाकी बचे 21,273 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। दोस्तों क्या आपको पता है कि पेट्रोल पंप पर 9 चीज़ें फ्री मिलती है। अगर आप वहां पर तेल भरवाने के लिए जाते हैं तो ये 9 चीज़ होना
अनिवार्य है। दरअसल बात यह है कि पेट्रोल डीजल लगवाने के लिए आप भी पेट्रोल पंप कई बार गए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल के अलावा भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो फ्री में मिलती है। ज़्यादातर लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता है। जहाँ आपको बता दूं कि पेट्रोल पंप पर 9 चीज़ें फ्री होती है, उनमें है हवा। जब पेट्रोल पंप पर आप अपनी गाड़ियों में हवा भर सकते हैं फ्री में, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। पेट्रोल पंप पर इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक हवा भरने वाली मशीनें लगी होती है, जिसके लिए एक कर्मचारी होता है। वहीं पर पानी, जब पेट्रोल पंप पर पानी पीने के लिए भी फ्री इंतज़ाम किया जाता है। जब इसके लिए पेट्रोल पंप पर आरओ या फिर वाटर कूलर लगाए जाते हैं। पंप पर वॉशरूम की सुविधा भी आम लोगों के लिए एकदम फ्री होता है। जब इमरजेंसी में आप पेट्रोल पंप से फ्री कॉल कर सकते हैं। ये सुविधा पेट्रोल पंप मालिकों को देनी होती है। जहाँ इसके अलावा पेट्रोल पंप पर फर्स्ट एड बॉक्स भी रखना ज़रूरी होता है, जिसमें ज़रूरी दवाइयाँ और फिर मरहम पट्टी। पेट्रोल पंप पर अगर फ्यूल डलवाते समय गाड़ी में आग लग जाती है तो आप वहाँ पर फायर सेफ्टी डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। जब पेट्रोल पंप पर नोटिस लगा होना चाहिए, जिस पर पंप के खुलने और फिर बंद करने का समय लिखा हो। इस पर छुट्टी की भी जानकारी देनी होती है। वहाँ पर पंप मालिक की डिटेल, पेट्रोल पंप मालिक कंपनी का नाम और फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर लिखवाना होता है, जिससे कि लोग ज़रूरत पड़ने पर पेट्रोल पंप से संबंधित शख्स से संपर्क कर सके। तो गाड़ी में पेट्रोल और डीजल डलवाने के लिए आपको बिल देने से मना नहीं किया जा सकता है। बिल से फ़ायदा होता है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसको सुधारा जा सके। वहीं पर अगर किसी पेट्रोल पंप पर यह सुविधा फ्री नहीं मिलती है या फिर इनका चार्ज लिया जाता है तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। आप pgportal.gov पोर्टल पर या फिर पेट्रोल पंप मालिक से शिकायत कर सकते हैं। या पेट्रोलियम कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करके आप नंबर और फिर मेल आईडी भी ले सकते हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में महिलाएं हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाती रही है और फिर अब जब विधानसभा चुनाव में महज 3 महीने बाकी है, हर राजनीतिक दल उनकी सहानुभूति और फिर समर्थन हासिल करने में जुट गया है। जब राज्य के लगभग 3.5 करोड़ महिला वोटर इस चुनाव का रुख तय कर सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते 1 महीने में लगातार महिला केंद्रित घोषणाएं करके राजनीतिक मैदान में गर्म कर दिया है। जहाँ आपको बता दें कि नंबर 1 है जीविका दीदियों को राहत, या लोन सस्ता, वेतन दुगुना। जब आपको बता दूं कि 21 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका परियोजना से जुड़ी हुई 2 अहम घोषणाएं की। एक, 3 लाख से अधिक के लोन पर ब्याज दर को 10% से घटा करके 7% कर दिया गया। दूसरा, जीविका कर्मचारियों की सैलरी को दुगुना कर दिया गया। अब गाँव स्तर के कार्यकर्ताओं को 25,000 और फिर ब्लॉक स्तर वालों को 50,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। वहीं पर दूसरा, सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण। जहाँ 8 जुलाई को सरकार ने 35% महिला आरक्षण में डोमिसाइल नीति लागू कर दी, यानी कि अब सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। जब बाहर की महिलाएं सामान्य श्रेणी में ही मानी जाएगी। इस फैसले से सरकार ने बिहारी बेटियों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। वहीं पर तीसरा है आशा ममता कार्यकर्ताओं को बड़ा मानदेय। 30 जुलाई को सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1,000 रुपये से बढ़ा करके 3,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं पर ममता को प्रति डिलीवरी 600 रुपये करने की घोषणा की है। जब बिहार में 95,000 से ज़्यादा आशा और फिर 4600 ममता कार्यकर्ता सक्रिय हैं। वहीं पर स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाली ये महिलाएं सीधे घर घर तक पहुंच रखती है। उनका समर्थन हासिल करके सरकार अपने पक्ष में एक मोबाइल प्रचार तंत्र तैयार करना चाहती है। वहीं पर 4 नंबर है सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी। जब पेंशन योजना के तहत अब विधवाओं, बुजुर्गों और फिर दिव्यांगों को 400 की बजाय 1100 रुपये प्रति माह मिलेंगी। ये रकम हर महीने की 10 तारीख को खाते में आ जाएगी। इस योजना से करीब 1 करोड़ 9 लाख लाभार्थी जुड़े हुए हैं। इस फैसले से सरकार न सिर्फ महिलाओं बल्कि वरिष्ठ नागरिकों का विश्वास भी फिर से जीतने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, बिहार में सत्ता किसके नाम? तेजस्वी को बढ़त या नीतीश को समर्थन? सर्वे में बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीति का पारा चढ़ चुका है। एक ताज़ा सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए वार्निंग बेल की तरह है। एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि बिहार में हर जाति वर्ग के मतदाताओं में से 1/3 से ज़्यादा लोग मानते हैं कि भाजपा को आगामी विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं बल्कि अपने स्वयं के मुख्यमंत्री चेहरे के साथ लड़ना चाहिए।
इस स्टेट वाइड सर्वे के मुताबिक 33.7% लोग चाहते हैं कि भाजपा इस बार खुद का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करें, जबकि सिर्फ 24% लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं, जहां क्योंकि उनका मानना है कि नीतीश ने अच्छा काम किया। वहीं 23% लोगों को लगता है कि बीजेपी के पास विकल्प नहीं है, इसलिए वे नीतीश को आगे बढ़ा रही है। वहीं पर सर्वे के मुताबिक जाति के आधार पर देखें तो फिर बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे की सबसे अधिक मांग अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के बीच है, जहां पर 38% लोग इसकी वकालत करते हैं। जब इसके बाद ऊंची जाति के हिंदू 36%, अनुसूचित जाति दलित 30%, अनुसूचित जनजाति 29% और फिर मुस्लिम समुदाय के 26% लोग चाहते हैं कि बीजेपी अपना सीएम चेहरा घोषित करें। वहीं पर ये आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ एक जाति समूह नहीं बल्कि हर तबका चाहता है कि बीजेपी नीतीश के बजाय किसी नए चेहरे को सामने लाए। दोस्तों, अब सीएम नीतीश कुमार का फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन दाखिल किया गया है। जी हां, अब इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज की गई है। दरअसल बिहार में सिस्टम में सेंध लगा करके गलत तरीके से आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने या फिर प्रयास के मामले धराधर सामने आ रहे हैं। जालसाजों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं बख्श छोड़ा है, जहां उनका गलत आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के प्रयास का पर्दाफाश हुआ है। उनके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र को लेकर के पुलिस जाँच कर रही है। जसरैया अंचल के राजस्व अधिकारी अभिषेक सिंह ने इस साजिश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरीके की साजिश रची गई थी, जो सत्यापन के क्रम में ही पकड़ा गया। अब ऑनलाइन आवेदन करने वाले साजिशकर्ता की पुलिस तलाश कर रही है। इससे पहले पटना में कुत्ते का फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनवाया जा चुका है, जिसे लेकर के बिहार में प्रमाण पत्र बनाने के सरकारी सिस्टम पर सवाल उठाए गए हैं और फिर लोक सेवकों पर कार्रवाई की गई है। वहीं पर शिवहर जिले के सलेमपुर निवासी राजस्व अधिकारी अभिषेक सिंह ने एफआईआर में कहा कि 29 जुलाई को ऑनलाइन आवासीय प्रमाण पत्र का निष्पादन कर रहा था। इसी क्रम में पाया है कि एक आवेदन मुख्यमंत्री नीतीश कुमारी, पिता लखन पासवान, माता लकिया देवी के नाम का है। आवेदन में आवेदन की तस्वीर की जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई थी। आवेदन देकर के इसकी जांच शुरू की। जांच के क्रम में पाया है कि अज्ञात व्यक्ति ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करने और फिर प्रशासनिक कार्रवाई को सवालों के घेरे में लाने के लिए इस तरीके का आवेदन किया गया है। दोस्तों, जमीन विवाद खत्म करने को लेकर के नीतीश सरकार ने बहुत बड़ी पहल की है। अब सरकारी बाबू अब आपके दरवाजे पर पहुंचेंगे, क्योंकि जमीन विवाद खत्म करने के लिए। जब बिहार की जमीन अब बोल उठेगी कि मालिक कौन है, ये सवाल अब सिर्फ गांव की चौपाल या फिर तहसील के दफ्तर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक राज्यव्यापी बदलाव की दस्तक बन चुका है। जहाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक पूरे बिहार में एक विशेष राजस्व महाअभियान चलाने जा रहा है, जो एक तरह से जमीनी हक की तहरीर को साफ सुथरा करने की ऐतिहासिक कोशिश है। इस महाअभियान का उद्देश्य है भूमि विवादों में पारदर्शिता, जनता को त्वरित सेवा और फिर वो अदृश्य न्याय जो वर्षों से केवल फाइलों की गर्द में खोया था। अभियान के अंतर्गत डिजिटलाइज जमाबंदी दस्तावेजों में गलतियों का सुधार, छूटे हुए रहते की जमाबंदी को ऑनलाइन दर्ज करना, उत्तराधिकार नामांकन, संयुक्त संपत्ति का बंटवारा नामांकन के मसलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।